जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश अर्थात हमारे हृदय प्रदेश के जिले अनूपपुर को। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अनूपपुर को याद करने के लिए हम अनूपपुर को किससे जोड़ेंगे दोस्तों? आ से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? आ से। ठीक दोस्तों। तो आ से आने वाली अधिकतम चीजें या अधिकतम फैक्ट, आ से आने वाले अधिकतम फैक्ट हमारे कहाँ पर चले जाएंगे दोस्तों? अनूपपुर जिले में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आ से। ठीक। तो आ से देखें हम कि अनूपपुर जिले का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है दोस्तों? अगस्त 2003 में। अनूपपुर जिले का जो गठन हुआ है अगस्त 2003 में हुआ है। 15 अगस्त 2003 में अनूपपुर एक नया जिला बना दोस्तों। इससे पहले अनूपपुर जो है शहडोल जिले के अंतर्गत एक तहसील था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ से पुनः देखें दोस्तों हम अमरकंटक। ठीक है दोस्तों। तो अमरकंटक जो है अनूपपुर के अंतर्गत आने वाला एक पर्वतीय प्रदेश है, अर्थात यह क्या है? एक हिल स्टेशन है, साथ ही साथ यह एक पवित्र तीर्थ स्थान भी है और यह मैकाले पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे दोस्तों हम इसको और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करें अमरकंटक पर्वत। अमरकंटक पर्वत है जो दोस्तों यह मैकाले पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो कि हमारे अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करें अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो है दोस्तों यह भी अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है, जिसकी क्षमता 450 मेगावाट है। ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमारा आ से हो गया। इसके बाद हम देखें दोस्तों आ से हमारा आदि कवि कालिदास। ठीक। तो आदि कवि कालिदास ने अनूपपुर जिले के अमरकंटक का अपनी रचनाओं में बड़ा ही सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों। आ से क्या हो गया? आदि कवि कालिदास। इसके बाद देखें दोस्तों हम आ से आदिवासी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों एशिया तथा भारत का प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय जिसका नाम है इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय 2008 में कहां पर बनाया गया? अनूपपुर जिले में बनाया गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आज से पुनः देखें दोस्तों हम ओरिएंटल पेपर मिल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो ओरिएंटल पेपर मिल है यह निजी क्षेत्र की पेपर मिल है, जो कि बिरला ग्रुप की है और ये कहां पर बनी हुई है? अनूपपुर जिले के अमलाई में बनी हुई है। ठीक। इस पेपर मिल से जो पेपर बनते हैं दोस्तों उससे हम अपनी कापी पुस्तकें बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आज से पुनः देखें दोस्तों हम आज से देखें क्या है? आदिनाथ की प्रतिमा। ठीक है दोस्तों। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है दोस्तों? आदिनाथ या ऋषभदेव। तो जो आदिनाथ की प्रतिमा है वैसे तो प्रत्येक जिले में कहीं ना कहीं इनका मंदिर स्थित है दोस्तों, लेकिन अनूपपुर जिले में जो आदिनाथ की प्रतिमा है यह अष्ट धातु से बनी है। किससे बनी है? अष्ट धातु से बनी है और यह अष्ट धातु से बनी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा है। किसकी? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखें दोस्तों ओंकार सिंह। ठीक। तो अनूपपुर जिले के जो ओंकार सिंह है दोस्तों यह एक निशानेबाज है, एक खिलाड़ी है और खिलाड़ी के रूप में क्या है? निशानेबाज है। ठीक है दोस्तों। तो इनको क्यों पढ़ रहे हैं? तो ओंकार सिंह ने वर्ष 2010 में दिल्ली में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी के अंतर्गत 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों। इनको आगे और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, देख लेंगे हम। चलिए इसके बाद देखें आज से क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? अमरकंटक अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक। तो जो हमारा अमरकंटक अचानक मार्ग वायु रिजर्व है दोस्तों यह कहां पर है? हमारे अनूपपुर जिले में है। ठीक है दोस्तों। तो इनको हमने छोटे रूप में देख लिया है दोस्तों। आइए हम इनको थोड़ा और विस्तृत रूप में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने जैसे बात की थी दोस्तों आज से अगस्त 2003। ठीक। तो अनूपपुर जिले का जो गठन हुआ है कब? 15 अगस्त 2003 को हुआ है। ठीक है। आइए देखते हैं कि 15 अगस्त 2003 को अनूपपुर एक पृथक जिला बना। इससे पूर्व अनूपपुर शहडोल जिले की एक तहसील था। ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद देखें हम दोस्तों अमरकंटक को। आज से क्या है हमारा? अमरकंटक। जो अमरकंटक है किस में स्थित है दोस्तों? मैकाले पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किस पर स्थित है? मैकाले पर्वत श्रेणी पर स्थित है, अर्थात यह हिल स्टेशन भी है। क्या है दोस्तों? हिल स्टेशन भी है। ठीक। तो अमरकंटक जो है हिल स्टेशन है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अमरकंटक जो है हमारा पवित्र तीर्थ स्थान भी है। ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अमरकंटक से ही अनूपपुर के अमरकंटक से ही 3 नदियों का उद्गम होता है। ठीक। तो इन तीनों नदियों को याद करने के लिए हम एक कोड बना लेते हैं। कोड क्या है हमारा? जश्न। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो दोस्तों हम देखें कि जबलपुर में एक ग्वारी घाट है।
ठीक, जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर क्या है, ग्वारी घाट है। और ग्वारी घाट पर जब भी हम शाम को जाते हैं तो वहां पर हमेशा जश्न का माहौल रहता है। किसका माहौल रहता है, जश्न का माहौल रहता है। बस उसी से याद रख कर लेंगे हम कि इन 3 नदियों का कोड क्या है, जश्न है। क्यों, क्योंकि नर्मदा नदी के तट ग्वारी घाट पर हम जब भी जाते हैं तो वहां पर जश्न का माहौल रहता है। ठीक है, तो जश्न के माध्यम से हम याद रख लेंगे कि अमरकंटक से कौन तीन नदियों का उद्गम होता है। आइए देखें हम, जहाँ से क्या हो जाएगा हमारा जोहिला नदी। जोहिला नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, हमारे अमरकंटक से होता है। साथ से देखें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम क्या कहाँ से होता है दोस्तों, अमरकंटक से होता है। ना से क्या हो जाएगा दोस्तों हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है दोस्तों, हमारे अमरकंटक से होता है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। कितनी है, 1312 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश से प्रवाहित होते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरते हुए क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 1312 किलोमीटर। कितनी है, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 1077 किलोमीटर है। कितनी है, 1077 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 1312 किलोमीटर है। ठीक है, तो नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। लेकिन इसकी मध्य प्रदेश में जो लंबाई है 1077 किलोमीटर, अर्थात इसकी बाकी की लंबाई कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात की खंबात खाड़ी में गिरती हुई किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक, सोन नदी की बात करें तो सोन नदी किस में मिलती है दोस्तों, तो सोन नदी बिहार के पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अर्थात सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और जो जोहिला नदी है, जोहिला नदी है सोन नदी की सहायक नदी है। अर्थात जोहिला नदी किस में मिल जाती है दोस्तों, सोन नदी में मिल जाती है। चलिए इसके बाद हम बात करें और क्या है दोस्तों अमरकंटक में, तो ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, हमारा अमरकंटक में है, अनूपपुर के अमरकंटक में। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, तो यहाँ पर नर्मदा जी का मंदिर जरूर होगा। ठीक, तो अमरकंटक की पहाड़ी पर नागपुर के भोसले राजाओं ने, अमरकंटक की पहाड़ी पर नागपुर के भोसले राजाओं ने नर्मदा मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन रीवा के बघेल राजा गुलाब सिंह द्वारा परिक्रमा स्थल निर्मित करवाया गया। अर्थात अमरकंटक की जो पहाड़ी हैं, यहाँ पर जो नर्मदा जी का मंदिर है वो किसने बनवाया है, नागपुर के भोसले राजाओं ने बनवाया है। लेकिन इस मंदिर के चारों ओर जो परिक्रमा स्थल है वो किसने बनवाया है, राजा गुलाब सिंह ने बनवाया है। किसने बनवाया है, राजा गुलाब सिंह ने बनवाया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो नर्मदा मंदिर है यहाँ पर मंदिरों का समूह स्थित है। इसमें कुल कितने मंदिर हैं, 20 मंदिर हैं। ठीक, हम बात करें नर्मदा मंदिर समूह, इसमें कितने मंदिर आते हैं दोस्तों, 20 मंदिर आते हैं। ठीक, तो नर्मदा मंदिर समूह 20 मंदिरों का समूह है, जो कि नर्मदा जी के मंदिर के प्रांगण मतलब आंगन में स्थित है। ठीक है, तो नर्मदा जी के मंदिर के चारों ओर जो प्रांगण है उसमें इन 20 मंदिरों का समूह स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भी अमरकंटक में ही है। इन 20 मंदिरों में से दोस्तों हम बात करें महेंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, कलचुरी वंश के शासकों ने करवाया है। ठीक है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वंशों को हम जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। इनका भी वीडियो हम जल्दी से जल्द अपलोड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, अमरकंटक बॉक्साइट खनिज क्षेत्र है, अर्थात अमरकंटक से बॉक्साइट का उत्खनन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अनूपपुर में बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो अनूपपुर में बॉक्साइट का उत्पादन अमरकंटक से होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें शंभुधारा और दुर्गाधारा। ठीक है, तो शंभुधारा और दुर्गाधारा जो है दोस्तों अमरकंटक के घने जंगलों में नर्मदा नदी से प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, हमारे अनूपपुर जिले में। तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक के घने जंगलों में नर्मदा नदी से प्रवाहित होने वाली दो धाराएं हैं। कौन कौन सी, शंभुधारा और दुर्गाधारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अमरकंटक पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो जो आज से क्या हो गया हमारा अपना अमरकंटक पर्वत। जो अमरकंटक पर्वत है यह मैकाली पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें स्थित है? मैकाली पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों कितनी है? 1036 मीटर है। कितनी है? 1036 मीटर है। ठीक, तो अमरकंटक पर्वत जो है मैकाली पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर है। ठीक, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर अमरकंटक पर्वत चोटी की बात आई है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर है। तो यहीं पर हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जो नोट करके हमने ग्रीन कलर के पेन से लिखा है, अर्थात यह अनूपपुर जिले से बाहर है। बाकी सब किसमें है? अनूपपुर जिले के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने नोट करके लिखा है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। ठीक, तो ये तो पता चल गया कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। लेकिन हम बात करें धूपगढ़ की चोटी किस पर्वत में स्थित है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि धूपगढ़ की चोटी किस पर्वत पर स्थित है। तो धूपगढ़ की चोटी महादेव पर्वत पर स्थित है। किस पर स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। और किस स्थान पर है? तो दोस्तों होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि धूपगढ़ की चोटी किस पर्वत पर स्थित है? तो धूपगढ़ की चोटी महादेव पर्वत पर स्थित है। और स्थान की बात करें दोस्तों तो होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें आज से पुनः अमरकंटक अचानक मार्ग बायो रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में तथा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, तो अमरकंटक अचानक मार्ग बायो रिजर्व जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर तथा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे कब बायो रिजर्व बनाया गया दोस्तों? वर्ष 2005 में बायो रिजर्व बनाया गया। बायो रिजर्व को हम दोस्तों जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायो रिजर्व वे होते हैं दोस्तों जहां पर पेड़ पौधों तथा जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक, और बायो रिजर्व बना के हम क्या करते हैं? इन पेड़ पौधों और जंतुओं साथ ही साथ हमारी प्रकृति को नष्ट होने से बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अमरकंटक अचानक मार्ग बायो रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना हमने कब की है? कब बायो रिजर्व बनाया है? वर्ष 2005 में। ठीक है दोस्तों, बायो रिजर्व की बात आई है, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। ग्रीन पेन से लिखा अर्थात अनूपपुर जिले से बाहर का है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने बायो रिजर्व है दोस्तों? 3। कितने बायो रिजर्व है? 3। सबसे पहले देखें मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व कौन सा है दोस्तों? हमारा पचमढ़ी बायो रिजर्व है। कौन सा है? पचमढ़ी बायो रिजर्व है, जो कि कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है। जिसको कब बायो रिजर्व बनाया गया? 1999 में। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व। इसके बाद देखें मध्य प्रदेश का दूसरा बायो रिजर्व कौन सा है? अमरकंटक अचानक मार्ग बायो रिजर्व, जिसकी स्थापना कब हुई है? 2005 में। ऊपर देख लिया है हमने। इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश का तीसरा बायो रिजर्व कौन सा है दोस्तों? पन्ना बायो रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? पन्ना जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है? 2011 में हुई है। अर्थात यह कब बायो रिजर्व बनाया गया? 2011 में बनाया गया। मध्य प्रदेश की बात कर ली दोस्तों, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी भारत की और बात कर लेते हैं कि भारत का पहला बायो रिजर्व कौन सा है। तो भारत का पहला बायो रिजर्व है हमारा नीलगिरी बायो रिजर्व, जो कि कब बायो रिजर्व बना है? 1986 में बायो रिजर्व बना है, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है तो दोस्तों, तो भारत का पहला बायो रिजर्व है नीलगिरी बायो रिजर्व, जिसकी स्थापना कब हुई है? कब बायो रिजर्व बनाया गया है? 1986 में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व कौन सा है? पचमढ़ी बायो रिजर्व। मध्य प्रदेश में कुल कितने बायो रिजर्व हैं? 3। पचमढ़ी, अमरकंटक अचानक मार्ग और पन्ना बायो रिजर्व। दोस्तों भारत में अभी तक कुल कितने बायो रिजर्व हैं? 18। तो पहला बायो रिजर्व कौन सा है दोस्तों? नीलगिरी बायो रिजर्व। और 18वें नंबर का बायो रिजर्व कौन सा है दोस्तों? पन्ना बायो रिजर्व, जो कि अभी तक का अंतिम बायो रिजर्व है। ठीक है, तो भारत में कुल 18 बायो रिजर्व हैं और मध्य प्रदेश में कुल 3 बायो रिजर्व हैं। भारत का पहला बायो रिजर्व नीलगिरी है और अंतिम 18वें नंबर का बायो रिजर्व कौन सा है? पन्ना बायो रिजर्व है। पन्ना बायो रिजर्व मध्य प्रदेश का भी अंतिम बायो रिजर्व है और भारत का भी अंतिम बायो रिजर्व है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, जो कि कहाँ पर है? अमरकंटक अनूपपुर में है, जिसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 4050 मेगावाट है। कितनी है दोस्तों? 4050 मेगावाट इसकी क्षमता है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों आज से पुनः आदिकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में अमरकंटक का बड़ा ही सुंदर और मनोरम वर्णन किया है।
ठीक है, सिंपल सा है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आज से आदिवासी विश्वविद्यालय। ठीक, तो हमने बात की थी एशिया तथा देश का पहला आदिवासी या जनजाति विश्वविद्यालय वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के नाम से कहां पर खोला गया, अनूपपुर जिले में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब इस जनजाति या आदिवासी विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था जनजाति के लिए उच्च शिक्षा और शोध के नए अवसर प्रदान करना था। ठीक है दोस्तों, तो आदिवासी विश्वविद्यालय या जनजाति विश्वविद्यालय दोस्तों हमारा कहाँ पर है, अनूपपुर में। इसकी विशेषता क्या है, यह एशिया तथा देश का पहला आदिवासी या जनजाति विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब की गई, वर्ष 2008 में। किसके नाम से की गई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के नाम से की गई। किस जिले में की गई, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में की गई। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है जनजाति के लिए उच्च शिक्षा और शोध के नए अवसर प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात करें कि आज से हमने बात की थी ओरिएंटल पेपर मिल। तो ओरिएंटल पेपर मिल जो है दोस्तों कहां पर है, हमारे अनूपपुर के अमलाई में है। कहां पर है, अनूपपुर के अमलाई में। यह निजी क्षेत्र का पेपर मिल है, जिसकी स्थापना बिरला ग्रुप ने की है। इससे बनने वाले कागज से क्या बनाते हैं हम दोस्तों, कॉपी और पुस्तक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं ओरिएंटल पेपर मिल। तो ओरिएंटल पेपर मिल जो है दोस्तों, इसकी स्थापना अनूपपुर जिले के अमलाई में की गई। ठीक, इसके बाद देखें हम, यह निजी क्षेत्र का अर्थात बिरला ग्रुप का कारखाना है, जिसमें पुस्तक छापने के कागज बनते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हमने बात की थी आज से आदिनाथ की प्रतिमा। तो दोस्तों अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ी पर एक सर्वोदय जैन मंदिर बना हुआ है, जिसमें आदिनाथ की अष्टधातु की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें कि आदिनाथ की प्रतिमा, तो अमरकंटक की पहाड़ी पर सर्वोदय जैन मंदिर में प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ की सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ओंकार सिंह। तो बात करें दोस्तों ओंकार सिंह, इनको क्यों पढ़ रहे हैं हमने अभी आगे देखा था कि ओंकार सिंह जो है इन्होंने वर्ष 2010 के दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ खेलों में निशानेबाजी में 2 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम इनके बारे में। तो ओंकार सिंह जो है दोस्तों अनूपपुर जिले के भालूमाला में रहते हैं। कहाँ के हैं, अनूपपुर जिले के भालूमाला के हैं। ठीक, तो ओंकार सिंह अनूपपुर जिले के भालूमाला के हैं। इन्होंने वर्ष 2000 दोस्तों गलती से हो गया 2010 वर्ष 2010 में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो एक ओंकार सिंह कहाँ से हैं, अनूपपुर से हैं। भालूमाला ऑप्शन में नहीं आएगा, ज्यादा ही क्वेश्चन टफ करना हुआ तब भालूमाला देंगे भाई। ठीक है, तो दोस्तों हमने बात की है ओंकार सिंह कहाँ से हैं, अनूपपुर जिले, और अनूपपुर जिले में कहाँ से, भालूमाला से हैं। इन्होंने वर्ष 2010 में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, तो ओंकार सिंह एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी के तौर पर किस रूप में जाने जाते हैं, निशानेबाज के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में, जो कि कहाँ पर हुए थे, दिल्ली में, 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो ये तो रिलेट करके पढ़ लिया दोस्तों। अब थोड़ा सा और देखते हैं हम जो बाकी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है जहां से अनूपपुर से। तो हम बात करें अनूपपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों, हमारा शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, शहडोल संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले हैं दोस्तों, 3 जिले हैं। कितने जिले हैं, 3। इसमें 3 जिलों को याद करने के लिए दोस्तों हमने एक छोटा सा कोट कर लिया कि हमारा मध्य प्रदेश का यूएसए अर्थात यूएसए तो सब लोग जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हमारे मध्य प्रदेश का यूएसए कौन सा है दोस्तों, शहडोल संभाग है। ठीक, जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। तो यूएसए से देखें दोस्तों हम, यू से उमरिया, एस से शहडोल और ए से अनूपपुर। ये तीनों जिले किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, हमारे शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे मध्य प्रदेश का यूएसए क्या है, शहडोल संभाग है। यू से उमरिया, एस से शहडोल, ए से अनूपपुर। ठीक है दोस्तों, संभाग देख लिया। इसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि अनूपपुर जिला जो है इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश में किस जिले से लगती हैं और मध्य प्रदेश के जिलों के अलावा क्या किसी राज्य से लगती हैं, आइए देखते हैं।
तो अनूपपुर जिला जो है मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्ववर्ती जिला है। ठीक, अर्थात यह दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक, तो अनूपपुर जिला जो है मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्ववर्ती जिला है दोस्तों, जिसकी सीमा है दोस्तों मध्य प्रदेश के शहडोल और डिंडोरी से लगती हैं। अर्थात जिले कौन से हो गए दोस्तों हमारे, शहडोल और डिंडोरी। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की सीमाएं मध्य प्रदेश के अंदर किससे लगती है दोस्तों, शहडोल और डिंडोरी से लगती हैं। और राज्य देखें तो किससे लगती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से लगती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम देखें कि जो हमारा अनूपपुर है, भौगोलिक तौर पर अनूपपुर एक पहाड़ी जिला है तथा मेघालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि अनूपपुर किस पर्वत श्रृंखला पर या पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो किस पर स्थित है, मेघालय पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और आगे बात करते हैं हम कि अनूपपुर जिला जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से भरपूर है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से भरपूर है अर्थात यहाँ से खनिजों का उत्खनन होता होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, बॉक्साइट, कोयला और फायर क्ले। अर्थात अनूपपुर से बॉक्साइट, कोयला और फायर क्ले का उत्खनन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों कि अनूपपुर जिले में 3 नदियों का उद्गम होता है, तो कुछ जलप्रपात यहाँ पर होंगे ही दोस्तों। तो हम देखें दोस्तों अनूपपुर में जो है मुख्य रूप से 2 जलप्रपातों को पढ़ना है दोस्तों हमें। एक तो कपिलधारा जलप्रपात और दूसरा दुग्धधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा जलप्रपात और दोस्तों दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और किस जिले में है दोस्तों, तो अनूपपुर जिले में है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सूर्यकुंड की बात करें तो अमरकंटक जिले में जो सूर्यकुंड है उसी स्थान को कहते हैं जहां से नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों हम बात करें कि अमरकंटक में जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है उसे सूर्यकुंड कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि सूर्यकुंड में जो भी इंसान स्नान कर लेता है और उसे किसी भी प्रकार का चर्म रोग होता है तो वह खत्म हो जाता है। ठीक, यही लिखा है दोस्तों कि सूर्यकुंड जो है अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल को सूर्यकुंड भी कहा जाता है। लोक मान्यता है कि सूर्यकुंड के जल से स्नान करने से किसी भी प्रकार का चर्म रोग ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और बचा है हमारा अनूपपुर, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम दोस्तों। चलिए बात करते हैं हम दोस्तों अनूपपुर में जो है कबीर का चबूतरा स्थित है। इससे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कबीर चबूतरा कहाँ पर स्थित है, तो कबीर चबूतरा जो है दोस्तों हमारा अनूपपुर में स्थित है। कहाँ पर है, अनूपपुर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि संत कबीर ने यहाँ पर ध्यान लगाया था। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कबीर चबूतरा कहाँ पर है, तो कबीर चबूतरा हमारा कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 78 या नेशनल हाईवे 78 कहाँ से गुजरता है, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, छत्तीसगढ़ की सीमा तक है। अर्थात यह कटनी से छत्तीसगढ़ की सीमा तक हमारा NH 78 है। ठीक, तो क्वेश्चन आता है दोस्तों आजकल बार बार कि निम्नलिखित जिले में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है, कौन सा नहीं गुजरता है। तो हम अनूपपुर पढ़ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि अनूपपुर से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो दोस्तों अनूपपुर से NH 78 गुजरता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार के और अपडेट पाने के लिए, इसी प्रकार ट्रिकी और विस्तृत तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों।